प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ ल्हासा की ओर। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप में से कितने पर्यटन किए हैं, शैक्षिक पर्यटन किए हैं? प्रायः आप सभी ने कभी न कभी शैक्षिक पर्यटन किया होगा, शैक्षिक भ्रमण किया होगा। ये शैक्षिक भ्रमण यानी एजुकेशनल टूर। हम एजुकेशनल टूर या शैक्षिक भ्रमण क्यों करते हैं, आप बता सकेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी का उत्तर यही होगा कि आप शैक्षिक भ्रमण इसलिए करते हैं क्योंकि आप जहां जाएं वहां के प्रमुख पौराणिक, धार्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक स्थानों की जानकारी प्राप्त कर सकें, परंपराओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें, वहां के खान पान, वहां के रहन सहन की का ज्ञान प्राप्त कर सकें। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि पुस्तक में आप जिन वस्तुओं के विषय में, जिन स्थानों के विषय में आप पढ़ते हैं, उसे आप साक्षात देख सकें और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। इसलिए शैक्षिक भ्रमण में आप जाते हैं या कोई भी विद्यालय, कोई भी शैक्षिक संस्थान शैक्षिक भ्रमण करवाता है। ये पाठ यात्रा वृत्तांत पर आधारित है, यानी राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ प्रकृति के थे और उन्होंने विश्व के अनेक देशों का भ्रमण किया और भारत के प्रायः सभी राज्यों का भ्रमण किया, महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण किया और अपने साहित्य में उसे घुमक्कड़ी शास्त्र के रूप में लिखा। हम राहुल सांकृत्यायन जी के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ स्थित गांव पंदहा में सन 1893 में हुआ। पंदहा इनका ननिहाल था। इनका पैतृक गांव था कनेला। इनका मूल नाम केदार पांडे है। सन 1930 ईस्वी में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और तब इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। इन्होंने काशी, आगरा और लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। ये बहुभाषाविद थे। इन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, अंग्रेजी, तिब्बती, चीनी, रूसी तथा जापानी भाषाओं का सम्यक ज्ञान था। इनके प्रकांड विद्वत्ता को देखकर हिंदी विद्वत जगत ने उन्हें महापंडित की उपाधि दी, या इन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहा जाने लगा। साहित्य कृति में इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, लगभग 150 ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों में प्रमुख है मेरी जीवन यात्रा 6 भाग है, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र। इनकी साहित्यिक विशेषता है कि उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात पर्यटन स्थल का ज्ञान इनके साहित्य से प्राप्त होता है और भाषा और संस्कृति का सम्यक ज्ञान भी हम इनके साहित्य के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और उन्होंने इसका विशद वर्णन अपने साहित्य में किया है। इस पाठ के प्रमुख चरित्र 2 हैं, एक लेखक स्वयं और दूसरे सुमति, जो लेखक के मित्र हैं। लेखक राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ थे। उनकी प्रवृत्ति भ्रमणशील थी, इसलिए इन्होंने विश्व और भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया। इनकी शैली ऐसी थी कि भ्रमण करने के लिए वे कोई भी वेश धारण कर सकते थे। यह पाठ इनकी मेरी प्रथम तिब्बत यात्रा पुस्तक से संकलित है। इसमें उन्होंने 1929 और 30 के आसपास तिब्बत की यात्रा नेपाल के रास्ते की थी। उस समय तिब्बत में भारतीयों का प्रवेश निषेध था, लेकिन अपनी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण
वे तिब्बत की यात्रा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भिखारी का, भिखमंगे का वेश धारण किया। महापंडित राहुल सांकृत्यायन बहुभाषाविद, विद्वानों में अग्रगण्य, लेकिन उन्होंने भिखमंगे का, निपट भिखमंगे का वेश धारण करके नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा की। लेखक ने अपनी भ्रमणशील प्रवृत्ति के कारण तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाते समय मार्ग में पड़ने वाले हर कठिनाइयों को, बाधाओं को सहजता से स्वीकार करता चला गया। और इनकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि कहीं भी कोई उन्हें जहां भी रहने के लिए कह दे, वे उसी स्थिति में रहते थे, और जहां भी कोई ग्रंथ उन्हें मिल जाए उस ग्रंथ में खो जाते थे। प्रखर अध्ययनशील थे, प्रखर विद्वान थे, प्रखर साहित्य अध्येता थे, और यही कारण है कि उन्हें महापंडित कहा गया। इनके दूसरे मित्र हैं सुमति, जो इन्हें लहासा की ओर ले जाते हैं। तिब्बत में इनके बहुत सारे यजमान हैं, जिनसे बौद्ध गया से लाए हुए गंडे को यानी ताबीज को वे उन्हें देते हैं। वे बड़े ही सरल स्वभाव के। जिस समय लेखक का घोड़ा पिछड़ जाता है तब वे बड़े नाराज होते हैं लेखक के ऊपर, लेकिन जैसे लेखक बताता है कि मैं क्या करूं, घोड़ा ही ऐसा मिला है, तभी भटक गया, तब वे तुरंत शांत हो जाते हैं। वे लेखक से कहते हैं कि मुझे तियरी की ओर जाना है, क्योंकि वहां उनके परिचित यजमान है। लेकिन लेखक कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें लहासा की ओर चलो, लहासा में पहुंचने के बाद में तुम्हें उचित धन दे दूंगा, उचित अर्थ दे दूंगा। तब वे लेखक की बात तुरंत मान जाते। शेखर बिहार पहुंचने के बाद जब लेखक को ग्रंथ मिल जाता है कंजूर बौद्ध वचन का अनुवाद, जो 103 ग्रंथ रहते हैं और 15-15 शेर के एक एक ग्रंथ, और जब लेखक उसमें खो जाता है तब वे तिंगी की ओर जाते हैं और समय से पहले चले जाते हैं, उसी दिन दोपहर तक चले जाते हैं। यानी वे लेखक के प्रति भी जवाबदेह हैं, वे लेखक को कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए अपने परिचित के पास पहुंचने के बाद भी वे वहां नहीं जाते, समय पे आते हैं और लेखक का मार्गदर्शन करते हैं। वे भी भिक्षुक के भेष में है, और जहां भी लेखक ठहरता है वो भी लेखक की तरह ही वहां ठहरते हैं और लेखक का उचित मार्गदर्शन करते हैं, लेखक का सहयोग करते हैं। अब हम इसका सारांश समझते हैं। लेखक 1929 और 30 के आसपास तिब्बत की राजधानी लहासा तिब्बत की राजधानी है, वहां जाना चाहते हैं। जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, नेपाल की ओर से ही जाया जा सकता है। उससे पहले भी एक मार्ग है हरी कलिंपोंग, लेकिन वह बंद हो गया है। तब वे नेपाल की ओर से आगे बढ़ते हैं। जब वे तिब्बत की ओर बढ़ते हैं तब वहां उस रास्ते में कई फौजी चौकियां हैं, जहां पहले चीनी फौजी रहा करते थे, लेकिन अब उन्होंने उस चौकी को छोड़ दिया है, तो किसानों ने उसे अपना बसेरा बना लिया है, जिससे थोड़ी सी आबादी वहां नजर आती है। लेखक उस क्षेत्र के विषय में बताते हैं कि वहां यदि कोई भी पहुंच जाए तो वहां के लोग भेदभाव नहीं करते, क्योंकि तिब्बत की समाज में छुआछूत भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। अपरिचित से अपरिचित व्यक्ति भी पहुंच जाए तो उसे अपने घर में घुसने की अनुमति दे देते। यदि कोई अपने साथ चाय लेकर आए और वो चाहता है कि घर की बहू या सास चाय बना दे, तो वह चाय की सामग्री, मक्खन, नमक और जो भी सामग्री है वो उसे दे सकता है, और वह महिला उसके लिए चाय बना के बर्तन में लाके दे देती है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, चाय की चोरी हो सकती है या मक्खन को चुराया जा सकता है, तो वह सीधे रसोई घर में जा सकता है और वहां बैठ के वहां वो अपनी चाय की व्यवस्था करवा सकता है और चाय लेकर पी सकता है। वहां के लोग इतने भोले भाले हैं, इतने सरल स्वभाव के हैं कि जो निपट भिखमंगे हैं उन्हें ही चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते, नहीं तो कोई भी अपरिचित हो वो आराम से उनके भीतरी कक्ष तक जा सकता है। लेखक
लहासा की ओर जा रहा है, उससे पहले उसे डाड़ा थुमला जगह है, वहां पर वह पहुंचता है, जो समुद्र तल से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। और ये जो डाड़ा है यह बहुत ही भयानक स्थान है, खतरनाक स्थान है, क्योंकि ऊंचाई पर होने के चलते, पहाड़ी रास्ता होने के चलते, चढ़ान होने के चलते, उतरान होने के चलते वहां पे हमेशा प्राणों की बाजी लगी रहती है, हमेशा जान जाने का डर रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि वहां पे लोग ऐसे भी हैं कि किसी भी व्यक्ति की कहीं भी हत्या कर सकते हैं। वहां डकैत हमेशा पहाड़ी रास्ते में मिलते हैं। तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण वहां कोई भी डंडे लाठी की तरह बंदूक पिस्तौल अपने साथ रख सकते हैं, और ऐसे दुर्गम स्थान पर किसी की भी हत्या हो सकती है। डकैत सबसे पहले हत्या करते हैं, उसके बाद फिर रुपए पैसे की तलाशी लेते हैं। अगर धन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो व्यक्ति की हत्या हो जाती है। और हत्या करना डकैतों के लिए भी मजबूरी है, क्योंकि यदि वे हत्या नहीं करेंगे तो उनके पकड़े जाने का भी भय है। लेकिन लेखक भिखारी के रूप में गया, भिखमंगे के रूप में गया, इसलिए उसे कोई भय नहीं। कहीं भी कोई भी ऐसी स्थिति आती तो वह तुरंत ही अपनी टोपी को नीचे उतार लेता, सिर से हाथों में लेकर कुची कुची यानी दया दया 1 पैसा चिल्लाने लगता। लोगों को लगता है कि ये भिखारी है और लोग उन पर ध्यान नहीं देते। लेखक ये भी बताने की कोशिश की है कि तिब्बत के लोग ऐसे हैं कि यदि कोई भिखारी के रूप में भी है तो उसे अपने घर में स्थान दे देते। जैसे लेखक जब पहली बार गया तो भिखारी के रूप में भी था, तो भी उसे एक अच्छा स्थान मिला, अच्छी जगह मिली, उसने रात गुजारी। लेकिन जब 5 वर्ष के बाद जब वो वापस आया और भद्र वेश यानी जेंटलमैन के रूप में आया, तो भी उसे जगह नहीं मिली और एक झोपड़ी में, एक गरीब की झोपड़ी में उसे रात गुजारनी पड़ी। लेखक लंगकोट की ओर जाना चाहता है। अब चढ़ाई है, पहाड़ पर चढ़ना है और चढ़ना कठिन कार्य है, तो लेखक ने अपने मित्र सुमति से कहा कि घोड़े की व्यवस्था कर लेते हैं, और उन्होंने 2 घोड़े की व्यवस्था कर। लेखक घोड़े पर बैठकर जब लंगकोट की ओर चला तो रास्ते में वह डाणे पर पहुंचा। डाणे के सर्वोच्च शिखर पर डाणे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया था। पर जब वो लंगकोट की ओर चले तो फिर परेशानी हो गई, क्योंकि उनका घोड़ा कुछ सुस्त था, धीमी गति से चलने वाला था। और जब ये आगे चले तो 2 रास्ता मिला, लेकिन वे दाहिने ओर न जाकर बाएं ओर चले। और जब 1.5-2 मील जाने के बाद किसी व्यक्ति से उन्होंने जानकारी दी तो पता चला कि लंगकोट जाने का रास्ता पीछे छूट गया है, वो जो दाहिना मोड़ है वही लंगकोट जाने का रास्ता है। फिर लेखक वापस आए और लंगकोट वाले मार्ग की ओर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो वहां उनके मित्र सुमति गुस्से में मिले। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ कई बार चाय पी ली, मैंने कई कंडे जला के ताप लिए और आप इस तरह विलंब से पहुंचे। तो लेखक ने अपनी मजबूरी बताई और कहा कि क्या करूं मित्र, देखते ही हो मुझे ऐसा घोड़ा मिला है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो सोचा था रात में पहुंचूंगा, लेकिन समय पे आ गया। लेखक बताते हैं कि उनका जो मित्र सुमति ऐसे स्वभाव के हैं कि तुरंत नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर समझा दिया जाए तो उनका गुस्सा तुरंत शांत भी हो जाता है। वे दोनों आगे टिहरी क्षेत्र में पहुंचे, जो एक मैदानी भाग है, चारों तरफ पहाड़ और बीच में टापू की तरह, और वहां समाधिगिरी, टिहरी समाधिगिरी स्थान भी है। लेखक ने यह भी बताने की कोशिश की है कि उनके मित्र सुमति बौद्ध गया से ताबीज लेकर आए हैं, डंडे लेकर आए हैं, जो वे उस क्षेत्र के अपने यजमानों को बांटते हैं। जब डंडे के कपड़े समाप्त हो जाएं, जो वे बौद्ध गया से लेकर आए हैं, तो कोई भी कपड़ा है उसी को काट के डंडे बना देते हैं और अपने यजमानों को दे देते हैं। उन्होंने लेखक से बताया कि
टिहरी के पास उनके कुछ परिचित यजमान हैं जिनसे उनका मिलना जरूरी है। लेखक ने कहा कि लहासा चलो, मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, मैं आपको उचित पारिश्रमिक दूंगा। तब सुमति मान गए, लेकिन उन्हें जाने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने इन्हें शेखर विहार स्थान है वहां जाने का आग्रह किया और लेखक और सुमति अपना बोझ पीठ पर लादे शेखर विहार आ गए। तिब्बत की जमीन का अधिकांश भाग छोटे बड़े जागीरदारों में बटा हुआ था। जागीरों का अधिकतर भाग मठ या बिहार के अधीन था। जागीरदार खुद भी खेती करवाते थे और इसके लिए वे अपने जागीर में भिक्षुक को भेजा करते थे। ये भिक्षुक जागीर के लिए किसी राजा से कम नहीं थे और वहां लोगों से बेगार में काम लिया जाता था। तो ये जो बौद्ध भिक्षु है ये नमसे कहे जाते हैं। तो शेखर विहार में जब ये पहुंचे तो वहां मठ है, उस मठ के बौद्ध भिक्षु नमसे से इन्होंने मुलाकात की और नमसे ने उन्हें कंजूर बुद्ध वचन का अनुवाद ग्रंथ दिया जो संख्या में 103 था और एक एक ग्रंथ 15-15 सेट के थे। लेखक उन ग्रंथों को पढ़ने में रम गया क्योंकि वो खुद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुका था और बुद्ध के वचनों का जब अनुवाद उनके सामने जब रहा तो उन्होंने सुमति को कहा कि ठीक है, आप अपने यजमान के पास चले जाओ। सुमति चले गए। लेखक ने सोचा 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन उसी दिन दोपहर तक सुमति वापस आ गए। अब जब सुमति वापस आ गए और इन्होंने भी ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था, कुछ हद तक इसे समझ लिया था, फिर दोनों सामान लादे लंकोर गांव की ओर चले, जहां से वे लहासा की ओर निकल पड़े। तो इस तरह से लेखक ने यहाँ तिब्बती समाज का वर्णन किया है। तिब्बती लोग कितने सीधे हैं, सरल हैं, किस तरह भौगोलिक परिस्थितियों में जीते हैं, कितना कठिन परिश्रम करते हैं और पहाड़ों पर चढ़ना कितना कठिन दुरूह कार्य होता है। पहाड़ पे चढ़ाई के समय में चढ़ना बहुत ही कठिन है। सामने सूरज की रोशनी मुख पर जब पड़ती है तो मुख जलने लगता है, लेकिन ठीक उसके पीछे पीठ बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है क्योंकि पीछे बर्फ है और सामने सूर्य की रोशनी है। तो सूर्य की रोशनी बर्फ से टकराती हुई जब शरीर पर पड़े, जब आंखों पर पड़े, मुंह पर पड़े, तो मुंह में एक जलन सी शुरू हो जाती है, अधिक गर्मी लगती है और पहाड़ पर चढ़ना कठिन सा हो जाता है। तो लेखक ने यहाँ पे तिब्बती समाज का और अपने घुमक्कड़ी मनोवृत्ति का चित्रण किया है। यही इसका केंद्रीय भाव भी है और उद्देश्य भी। उद्देश्य इसका बस यही है कि तिब्बती समाज के विषय में बतलाना और अपनी घुमक्कड़ी स्वभाव के अनुरूप पहाड़ों पर जाना और अज्ञात स्थानों पर जाना और वहां के पुरातात्विक, वहां के ऐतिहासिक स्थलों का ज्ञान प्राप्त करना। जैसा कि वे तिब्बत लहासा की ओर जाते समय तिब्बती समाज की दशा को इन्होंने देखी और वहां के भौगोलिक स्थिति को देखी, वहां के पहाड़ को देखा और अपनी कठिनाइयों को का भी अनुभव किया, जो पहाड़ पर चढ़ते समय, दूर स्थानों पर जाते समय अनुभव किया जाता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राव सांक्याटन जी ने अपने इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से तिब्बती समाज का सम्यक वर्णन किया है, जिससे जो तिब्बत नहीं जा पाए हों वे भी इस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर जान सकते हैं कि तिब्बती समाज कैसा होता है, वहां के लोग कैसे होते हैं और पहाड़ों पर चढ़ना कितना कठिन होता है। प्यारे विद्यार्थियों,
आपने इस यात्रा वृतांत की कथा वस्तु को समझी। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार हो सकते हैं कि लेखक लहासा की ओर किस रास्ते से जा रहा था। लेखक को रास्ते में पहाड़ी चढ़ान पर क्या क्या कठिनाइयां हुई। लेखक शेखर विहार में क्यों गया। लेखक पुस्तकों में क्यों रम गया। लेखक ने सुमति को तिंगरी जाने की अनुमति क्यों दी। और सबसे बड़ी बात कि तिब्बती समाज कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, इसके विषय में आप स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप भली भांति समझ लीजिए, इनका उत्तर भी समझ लीजिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर साइंस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल क्लास चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी इसमें वीडियो डलेगा, जो भी अपडेट होगा वह सबसे पहले आपको मिलेगा, आप उसे जान पाएंगे। और कोई भी समस्या हो तो इस चैनल के नीचे में कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लिखिए, मैं यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।